मैं डॉक्टर नीलम गुप्ता बीएससी पार्ट 2 पेपर 1 थर्मोडायनामिक्स एंड स्टैटिस्टिकल फिजिक्स का लेक्चर स्टार्ट करेंगे। आज हम थर्मोडायनामिक्स का स्टडी करने से पहले हमको थर्मोडायनामिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट्स, जो बेसिक डेफिनेशंस हैं, उनको हमें कंसीडर करना पड़ेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि हम फर्स्ट ईयर में मैकेनिक्स के बारे में हमने पढ़ा, जो कि कणों की गति की व्याख्या करता है। थर्मोडायनामिक्स भी एक अलग ब्रांच है, जिसमें मुख्य रूप से हम ऊष्मीय और यांत्रिक अवधारणाओं को और उससे संबंधित कणों की जो गतिकी है उसका अध्ययन करते हैं। लेकिन ऊष्मागतिकी में हम जब इन ऊष्मागतिक और यांत्रिक अवधारणाओं के आधार पर कण की गतिकी का अध्ययन करेंगे, उससे पहले हमें कुछ इसकी इम्पॉर्टेंट सिस्टम्स को, कुछ के इम्पॉर्टेंट बिंदुओं की डेफिनेशंस हमको पता होना चाहिए। इसलिए सबसे पहले हम उन सभी चीज़ों को एक बार कंसीडर करेंगे। हम जानते हैं कि जो सांख्यिकी है या ऊष्मागतिकी है, उसमें जो जो चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं, उन इम्पॉर्टेंट चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। जनरली जब हम बात करते हैं ऊष्मागतिकी की, तो हम बात करते हैं कि ऊष्मागतिकी में माना कि हमने कोई निकाय लिया। जो निकाय की बात करते हैं, वह निकाय क्या है? बेसिकली इस पूरे समिस्ट में, इस पूरे संसार में जितने भी चीज़ें उपस्थित हैं, यदि मान लो हम उसमें से किसी छोटे से भाग का अध्ययन करना चाहते हैं, तो कोई भी क्लोज्ड सरफेसेस जिनसे किसी भी समिस्ट का एक निश्चित भाग जिसका हम अध्ययन कर रहे हैं, उसको हम निकाय कह देते हैं। निकाय के बाद हम ये कहते हैं कि निकाय को जिन बंद पृष्ठों से बनाया गया है, वह बंद पृष्ठ हमारे उस निकाय की बाउंड्री कहलाते हैं। बाउंड्री से घिरा हुआ जो निकाय है, वो ठोस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है और गैस भी हो सकती है। यह परिसीमा जो है, जो बाउंड्री है, यह हमारी इमेजिनरी भी हो सकती है और रियल भी हो सकती है। इसकी किसी भी प्रकार की आकृति ये ले सकती है। ये डिपेंड करेगा कि हमने किस प्रकार के बंद पृष्ठों का कुछ निश्चित भाग बनाया है। अगर मान लो हम द्रव अवस्था की बात करें, तो द्रव में किसी भी प्रकार की आकृति हो सकती है। जो निकाय है, इसका अगर हम बेसिक नेचर कंसीडर करें, तो निकाय जो है वो हमारा, उसका नेचर है कि वो फ्लेक्सिबल है। उसी प्रकार हम बहुत कॉमनली वर्ड यूज़ करते हैं सराउंडिंग्स। सराउंडिंग्स क्या चीज़ है? जैसे हम और आप एक दूसरे के पास हैं, इस कमरे में हम इतने विद्यार्थी बैठे हैं यदि, तो हमें लगता है कि हमारे आसपास कोई ना कोई व्यक्ति बैठा है। हम उस व्यक्ति के बैठे रहने से या खड़े रहने से, या कभी हम किसी जगह पर काफ़ी मित्र खड़े हैं, तो हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें एक दूसरे की प्रेजेंस का अनुभव हो रहा है, अर्थात हम एक दूसरे के साथ कुछ अपने थॉट्स को, कुछ अपनी बातों को शेयर कर रहे हैं। उसी तरह जितने भी हमारे ऊष्मागतिक निकाय हैं, उसमें भी जब एक निकाय अपने आसपास के दूसरे निकाय के साथ ऊर्जा का आदान प्रदान करता है, तो वह उस निकाय का परिवेश कहलाता है। निकाय के, इसका मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि निकाय के अतिरिक्त जो भी सब कुछ है, वो या तो परिवेश होगा या एनवायरनमेंट होगा, मतलब वातावरण होगा। अर्थात हम यह भी कंसीडर कर सकते हैं कि एक निकाय और उसका जो वातावरण है, वही मिलकर समष्टि का निर्माण करते हैं, समष्टि को बनाते हैं। निकाय में भी को भी हम और दो प्रकार से विभाजित कर सकते हैं, जैसे विलगित निकाय और बंद निकाय, खुला निकाय। विलगित निकाय क्या निकाय है, किसे कहते हैं? विलगित आइसोलेटेड सिस्टम हम किन्हें कहते हैं? वे निकाय जो अपने वातावरण के साथ ऊष्मा और पदार्थ दोनों का ही आदान प्रदान या कोई और अन्योन्य क्रिया नहीं करते हैं, उनको हम आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं। जैसे जनरली कई बार ऐसा भी होता है कि क्लासरूम में बहुत सारे विद्यार्थी हैं, उनमें से एक विद्यार्थी, आदत होती है उसकी या उसकी नेचर है कि वो बहुत जल्दी लोगों से मिक्स नहीं होता। कुछ समय के लिए वो ऐसा लगता है कि अलग थलग बैठा रहता है। सॉर्ट ऑफ दिस थिंग कैन बी कंसीडर्ड एज एन आइसोलेटेड सिस्टम, कि वो किसी भी प्रकार की कोई चीज़ों को एक्सचेंज नहीं कर रहा है। उसी तरह से निकाय में भी हम यही कंसीडर करते हैं कि अपने वातावरण के साथ ना तो ऊष्मा का, ना पदार्थ का, अथवा दोनों में से ही किसी चीज़ का
आदान प्रदान नहीं करता है, ऐसा निकाय हमारा, ऐसा सिस्टम हमारा आइसोलेटेड सिस्टम कहलाता है। बंद निकाय क्या है? बंद निकाय हमारे पास, यदि मान लो हम ये कंसीडर करें कि जो भी हमारे पास सिस्टम है उसकी बाउंड्री से सिर्फ एनर्जी का ही एक्सचेंज हो रहा है, ऊष्मा का ही आदान प्रदान हो रहा है, द्रव्य का नहीं हो रहा, मैटर का नहीं हो रहा, तो ऐसे निकाय को हम बंद निकाय कहते हैं। अगर हमारे पास कोई खुला निकाय है तो खुले निकाय को भी हम परिभाषित कर सकते हैं कि जिस तरह से हमने बंद निकाय में कंसीडर किया कि वह वातावरण के साथ सिर्फ ऊष्मा का आदान प्रदान कर सकता है, द्रव्य का नहीं कर सकता है, उसी प्रकार खुले निकाय में यदि निकाय वातावरण के साथ ऊष्मा और द्रव्य, एनर्जी और मैटर दोनों का ही यदि आदान प्रदान करता है तो उस सिस्टम को हम ओपन सिस्टम कहते हैं। अगर हम केमिकल बेसिस पर, रासायनिक रूप से यदि हम ये कंसीडर करें कि निकाय को हम किस प्रकार से विभाजित कर सकते हैं, तो हम रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा निकाय को दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। वो कौन से दो भाग हैं? समांगी निकाय मीन्स होमोजीनियस सिस्टम। होमोजीनियस सिस्टम जैसा इसका नाम है, हम उस निकाय को कहते हैं जिसके प्रत्येक भाग की केमिकल कंपोजिशन और फिजिकल स्टेट जो है वो इक्वल होती है। अर्थात वो है निकाय जिनके प्रत्येक भाग की रासायनिक संरचना और भौतिक अवस्था समान हो, उसे हम होमोजीनियस या समांगी निकाय कहते हैं। अगर मान लो हमारे पास कोई भी निकाय बहुत सारे अलग अलग समांगी निकायों से मिलकर बना होता है, लेकिन वो सभी समांगी निकाय परस्पर एक दूसरे से असतत दीवारों से पृथक हुए होते हैं, तो ऐसे निकाय को हम हेट्रोजीनियस सिस्टम अर्थात विषमांगी निकाय कहते हैं। जितने भी समांगी निकाय हेट्रोजीनियस सिस्टम में जिस असतत दीवारों से पृथक होते हैं, उनके प्रत्येक भाग को हम प्रावस्था से परिभाषित करते हैं, उन्हें हम फेज कहते हैं। ऐसा हो सकता है कि हेट्रोजीनियस सिस्टम में हमारे पास 4 अलग अलग फेजेस हों, अर्थात प्रत्येक फेज इंडिविजुअली होमोजीनियस सिस्टम हो। तो हम ये भी कह सकते हैं हेट्रोजीनियस सिस्टम इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट होमोजीनियस, बहुत सारे अलग अलग समांगी निकायों से मिलकर बने हुए निकाय को हम हेट्रोजीनियस निकाय कहते हैं। इसके अलावा हम कंसीडर करते हैं कि जब भी हम थर्मोडायनेमिक्स में किसी सिस्टम को कंसीडर करते हैं तो सिस्टम के क्या क्या वेरिएबल्स हैं जिनको हम नाम दे देते हैं अवस्था, चर, स्टेट वेरिएबल्स। यदि मान लो किसी भी ऊष्मागतिक निकाय की अवस्था को प्रायोगिक रूप से मापे जाने वाली राशियों के आधार पर हम निरूपित करें, तो इन प्राचलों को हम अवस्था चर कहते हैं, स्टेट वेरिएबल्स कहते हैं। ये प्राचल जो है उनको हम ऊष्मागतिक चर या ऊष्मागतिक निर्देशांक भी कह देते हैं, जैसे किसी भी निकाय का ताप, दाब, आयतन इत्यादि। अब अगर हम ऊष्मागतिक निकाय से थोड़ा सा और आगे बढ़ें तो हम ये कंसीडर करते हैं कि हमारे पास, हमने मान लो 2 निकाय कंसीडर किए और एक निकाय के जो ऊष्मागतिक निर्देशांक हैं, ऊष्मागतिक वेरिएबल्स हैं, उनको मान लो हम डिनोट करें टेम्परेचर को T से, प्रेशर को P से, वॉल्यूम को V से, और दूसरे निकाय के टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम पहले निकाय के टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम से अलग अलग है। तो ऐसी स्थिति में क्या हमारे पास कोई ऐसी कंडीशन पॉसिबल है कि वो दोनों निकाय जो है वो एक जैसे हो जाएं? अर्थात इस स्थिति को हम कहते हैं कि हमारा साम्यावस्था की स्थिति आती है। अर्थात साम्यावस्था को हम कैसे डिफाइन करेंगे? जब ऊष्मागतिक निकाय के अवस्था चरों में, स्टेट वेरिएबल्स में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है तो वह निकाय हमारा साम्यावस्था में कहलाता है। ज़रूरी नहीं है कि साम्यावस्था को परिभाषित करने के लिए हमें एक से ज़्यादा निकाय की आवश्यकता है। अगर एक निकाय भी है, जिस तरह से हम मैकेनिक्स में कंसीडर करते हैं कि मेज़ पर यदि कोई पुस्तक रखी हुई है, जब तक कि हम उसको हटाएंगे नहीं वो वहीं रखी रहेगी, अर्थात पुस्तक जो है वो साम्यावस्था में है। उसी प्रकार से
ऊष्मागतिकी में भी ऊष्मागतिक निकाय के जो अवस्था वेरिएबल्स हैं, स्टेट वेरिएबल्स हैं, टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम और एंट्रोपी, अगर इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है तो इंडिविजुअली हम उस निकाय को कहते हैं कि वह निकाय भी हमारा साम्य अवस्था में है। दूसरे प्रकार की साम्य अवस्था को हम कहते हैं तापीय साम्य अवस्था। तापीय साम्य अवस्था में किसी भी ऊष्मागतिक निकाय की अवस्था को परिभाषित करने के लिए हमें एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटी की आवश्यकता होती है, जिसे हम ताप कहते हैं। किसी भी ऊष्मागतिक निकाय का तापीय साम्य अवस्था तभी होगी जब उस निकाय के सभी भागों और परिवेश का ताप परस्पर समान होगा। यदि हम यह यांत्रिक साम्यावस्था की बात करें तो यांत्रिक साम्यावस्था या मैकेनिकल इक्विलिब्रियम किसी भी निकाय के विभिन्न भागों के मध्य एवं परिवेश के साथ बलों में यदि किसी भी प्रकार का अनबैलेंस्ड नहीं होता है, सभी चीज़ें बैलेंस्ड होती हैं इन टर्म्स ऑफ फोर्स, तो उस निकाय को हम मैकेनिकल इक्विलिब्रियम या यांत्रिक साम्यावस्था की स्थिति कहते हैं। रासायनिक साम्यावस्था क्या है? केमिकल इक्विलिब्रियम। रासायनिक साम्यावस्था को भी हम डिफाइन करेंगे कि जब भी किसी निकाय में सभी भागों पर, सभी स्थानों पर रासायनिक संरचना और उनकी आंतरिक संरचना, केमिकल कॉम्पोजिशन और उनकी इंटरनल स्ट्रक्चर यदि समान है तो वह निकाय हमारा रासायनिक साम्यावस्था में कहलाता है। ऊष्मागतिक निकाय किसे कहते हैं? ऊष्मागतिक निकाय में यह आवश्यक है कि उस निकाय के तीनों साम्यावस्था, मतलब तापीय साम्यावस्था, यांत्रिक साम्यावस्था और रासायनिक साम्यावस्था होगी, तभी हम उस निकाय को ऊष्मागतिक साम्यावस्था में कह सकते हैं। ऊष्मागतिक साम्यावस्था में निकाय की अवस्था पर किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। निकाय में ऊष्मागतिक साम्यावस्था यदि नहीं होगी तो निकाय की अवस्था में परिवर्तन होगा, और जब निकाय की अवस्था में परिवर्तन होगा तो वह प्रक्रमों को यानी कि प्रोसेसेस को उत्पन्न करता है। अर्थात किसी भी निकाय के निम्न प्रक्रम हो सकते हैं, जैसा हमने यहाँ इंडिकेट किया है। पहला प्रक्रम हम कंसीडर कर रहे हैं, आप सब लोग छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हैं, उत्क्रमणीय प्रक्रम, रिवर्सिबल प्रोसेस। वे प्रोसेस, रिवर्सिबल प्रोसेस हम उन प्रोसेस को कहते हैं जिनमें निकाय अपनी प्रारंभिक अवस्था को पुनः प्राप्त कर सकता है तथा निकाय के किसी भी भाग में वातावरण के साथ कोई परिवर्तन नहीं दिखाई देता है। इस प्रकार के प्रक्रम को हम उत्क्रमणीय प्रक्रम कहते हैं। इन प्रक्रमों में, उत्क्रमणीय प्रक्रमों में निकाय की प्रारंभिक अवस्था को बहुत ही सूक्ष्म परिवर्तनों के द्वारा निकाय की अवस्था के विपरीत दिशा में चलकर हम पुनः प्राप्त कर लेते हैं। हम ये मानते हैं, हम ये कंसीडर करते हैं कि रिवर्सिबल प्रोसेस में जो भी प्रक्रम हो रहा है वो इतनी धीमी गति से किया जाता है कि किसी भी स्थिति पर, किसी भी क्षण निकाय अपनी साम्यावस्था से विचलित, विस्थापित ना हो। इस प्रकार के प्रक्रम को हम क्वेजी स्टैटिक प्रोसेस भी कहते हैं। दूसरा हम कंसीडर करेंगे अनुत्क्रमणीय प्रक्रम। अनुत्क्रमणीय प्रक्रम हमारे वो प्रक्रम हैं जिनमें निकाय की ऊष्मागतिक साम्यावस्था में स्थायी रूप से परिवर्तन हो जाता है। इन प्रक्रमों में निकाय को प्रारंभिक अवस्था में विपरीत दिशा से चलकर पुनः प्राप्त करना संभव नहीं है। ये प्रक्रम हमारे तीव्र गति से होते हैं। ऐसे प्रक्रमों को हम नॉन क्वेजी स्टैटिक प्रोसेस कहते हैं। इसका उदाहरण आप लोगों ने बहुत बचपन से सुना होगा, जैसे दूध का दही में जमना हमारा इर्रिवर्सिबल प्रोसेस है। उसी प्रकार से प्रकृति में भी बहुत से प्रक्रम जो है वो निकाय के किसी न किसी गुण के स्थिर रहने की अवस्था में भी संपन्न होते हैं। जरूरी नहीं है कि प्रकृति में, अगर मान लो हम ये कंसीडर करें कि किसी भी निकाय में किसी एक वेरिएबल में चेंज जो होना चाहिए था वो हमेशा स्थिर रहेगा, तो उसके आधार पर भी हम प्रक्रमों को विभाजित कर सकते हैं।
पहला प्रक्रम हम उसमें कंसीडर कर रहे हैं सम आयतनिक प्रक्रम। यह वो प्रक्रम है या किसी भी निकाय के में जब समायतनिक प्रक्रम हो रहा है, इसका मतलब इस प्रक्रम में निकाय का आयतन जो है वो सदैव समान रहेगा, या दूसरे शब्दों में हम कहें तो हम ये कह सकते हैं कि निकाय का आयतन स्थिर रहेगा। उसी तरह से हम लें समदाबीय प्रक्रम। समदाबीय प्रक्रम में निकाय का जो दाब है वो स्थिर बना रहता है, समान बना रहता है, अर्थात दाब में कोई परिवर्तन नहीं होता है। समतापीय प्रक्रम, समतापीय प्रक्रम हमारे वो प्रक्रम है जिनमें निकाय का जो टेम्परेचर है, ताप है, वो सदैव समान बना रहता है, उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं आता है, अर्थात उस निकाय का ताप स्थिर होता है। रुद्धोष्म प्रक्रम, ये हम इसको बोलते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस में निकाय से जो वातावरण से एनर्जी और मैटर का जो एक्सचेंज कर सकते थे, अगर मान लो कोई भी प्रक्रम रुद्धोष्म प्रक्रम करता है तो वह प्रक्रम निकाय से ना तो ऊष्मा ली जा सकती है, ना ही निकाय को ऊष्मा दी जा सकती है। निकाय की परिसीमा से किसी भी प्रकार की ऊष्मा का प्रवाह नहीं होता है। ऐसे प्रक्रम को हम रुद्धोष्म प्रक्रम कहते हैं। अर्थात ये जो हमारे चारों प्रक्रम हैं, सम आयतनिक प्रोसेस, समदाबीय प्रोसेस, समतापीय प्रोसेस और एडियाबैटिक प्रोसेस, इन चारों अलग अलग प्रोसेसेस में हमारे थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल्स जो हैं, फर्स्ट समायतनिक आइसोकोरिक प्रोसेस में वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है, आइसोबैरिक प्रोसेस में प्रेशर कांस्टेंट रहता है, आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, एडियाबैटिक प्रोसेस में हमारे ऊष्मा कांस्टेंट रहती है, ऊष्मा का आदान प्रदान संभव नहीं है। तो ये हमारी कुछ बेसिक डेफिनेशंस थी। द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस फर्दर अबाउट द zeroth law, different laws of thermodynamics. Thank you.